सोचिए, वो एक डर जो हमेशा हमें पीछे खींचता है। क्या हो अगर वो हमारा हो ही ना? है ना दिलचस्प बात। चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये वो एक सवाल है जो किसी भी नई शुरुआत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये जो आवाज है ना मन में, ये शक, अक्सर हमें यही लगता है कि ये सिर्फ हमारा है। पर क्या ये सच है? तो मिलिए सिया से। सिया 24 साल की है और उसकी एक आदत है, वो हर बात पर बहुत ज्यादा सोचती है, जिसे हम कहते हैं ना एक ओवरथिंकर। अब सिया के साथ होता ये था कि चाहे कोई नया बिजनेस आइडिया हो या कोई नया रिश्ता, हर बार कुछ भी शुरू करने से ठीक पहले वो जैसे फ्रीज हो जाती थी। उसे हमेशा लगता कि शायद कमी उसी में है, कि वो बस कमजोर है, और ये डर उसे हर मोड़ पर रोक देता था। फिर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उसने अपनी माँ के मुंह से एक लाइन सुनी। सुनने में तो बड़ी मामूली सी बात थी, पर वो लाइन सिया के दिमाग में घर कर गई। और पता है, यही छोटा सा वाक्य एक बहुत बड़े राज की चाबी बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सिया ने खुद से सवाल करना शुरू किया कि ये जो फेल होने का डर है, ये जो आवाज है, क्या ये सच में मेरी अपनी है या फिर ये कहीं और से आई है? साइकोलॉजी में ना इसके लिए एक टर्म है, एनवायरमेंटल प्रोग्रामिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे बहुत से डर हमें जेनेटिक्स से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल से मिलते हैं। सोचिए, ये वो बातें, वो आदतें, वो सोचने के तरीके हैं जो हम अपने बड़ों को देखकर बिना जाने समझे सीख लेते हैं। जैसे हमेशा सेफ रास्ता चुनना या रिस्क लेने से बचना। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर है जो बचपन में ही हमारे दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है। तो अब सिया ने क्या किया, उसने अपने इस डर की जड़ों को खोजना शुरू किया। और तब उसे याद आया, उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बड़े सपने मत देखो, निराशा कम होगी। फिर उसने अपने पिताजी के बारे में सोचा, जिन्होंने हमेशा एक सेफ नौकरी और समझौते वाला रास्ता ही चुना। और फिर वो खुद सिया, जो अनजाने में उसी बिना कही सलाह को जी रही थी। ये डर एक विरासत की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था। और ये बात एक बहुत ही गहरी और कहूँ तो कड़वी सच्चाई सामने लाती है कि कई बार जो बोझ हम लेकर घूम रहे होते हैं वो हमारा होता ही नहीं है। हम जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के अधूरे डरों को जी रहे होते हैं। तो इस एहसास के बाद, इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए सिया ने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कदम उठाया। उसने जर्नलिंग शुरू की। मतलब एक डायरी में अपने सारे विचारों और डरों को लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि सच तो यह है, जब तक हम अपने डरों को कागज पर उतारते नहीं है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि वो असल में हमसे कहना क्या चाहते हैं। उसने एक तरीका अपनाया। अपने हर डर के सामने वो बस एक सवाल लिखती, क्या ये डर मेरा है या विरासत में मिला है? और धीरे धीरे पैटर्न बिल्कुल साफ होने लगा। जो उसका अपना डर था वो बड़ा स्पेसिफिक होता था, जैसे किसी प्रोजेक्ट की डिटेल्स को लेकर चिंता। लेकिन जो डर विरासत में मिला था वो एक जनरल धुंधला सा डर था कि भाई कुछ भी नया करना खतरनाक है। और इस पूरी प्रोसेस से ना उसे एक गहरी समझ मिली, एक तरह का स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कि जब हम अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को समझने लगते हैं, तभी हमें उससे आज़ाद होने की ताकत मिलती है। असली आज़ादी समझने में ही छिपी है। तो सवाल यह है कि इस सारी मेहनत का, इस जर्नलिंग का सिया पर आखिर असर क्या हुआ? चलिए कहानी को 1 साल आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकला। 1 साल बाद सिया ने अपना वही स्टार्टअप लॉन्च किया जिसके बारे में सोचने से ही उसे डर लगता था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि उसका डर खत्म हो गया था। नहीं, वो आगे बढ़ी क्योंकि अब वो अपने डर को लेकर अवेयर थी। अब वो जानती थी कि कौन सी आवाज उसकी अपनी है और कौन सी उधार ली हुई है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डर कभी पूरी तरह से जाता नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन सिया की कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाती है कि अब डर उसका मालिक नहीं था, कंट्रोल अब सिया के हाथ में था। वो अपनी कहानी की डायरेक्टर अब खुद थी। और अब ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, वो कौन से डर हैं जो हम जी रहे हैं, जो शायद हमारे हैं ही नहीं।